हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी व्यूअर मेरे चैनल पर न्यू आया है और उसे मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और इसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, जिसको एफ पसंद नहीं आ रहा है ना, वो प्लीज़ सोच समझ के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जाके बाद में उसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं और ये चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रही हैं। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया मुझे मोटिवेट करने के लिए, लेकिन आपके एक्शंस हमेशा मुझे डिमोटिवेट करते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, इतना ही मुझे बोलना था। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैन किंग विंग का ऑपरेशन कर चुकी थी और उसी के साथ वो बाहर लेके आ चुकी थी विंग को ऑपरेशन रूम से, और उसको आईसीयू में भी उसने शिफ्ट कर दिया था। इसी के साथ अब वैन किंग आईसीयू से बाहर आती है और सभी को बेबी का जेंडर भी रिवील करती है, जो कि पहले विंग ने मना कर दिया था जानने के लिए, लेकिन अब वैन किंग ने सबको बताया था कि वो एक बेबी गर्ल है। इसी के साथ वहाँ पे खड़ा हर एक इंसान एक एक करके विंग के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वैन किंग के पास अभी कोई आंसर नहीं था। वो नहीं कह सकती थी कि वो ठीक हो जाएगा, वो ये भी नहीं कह सकती थी कि वो एकदम डेंजर जोन में है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उसने अपना 100% दिया है। इसी के साथ वो उन लोगों को कोई भी आंसर नहीं करती और वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। लेकिन जेन चेंग उससे बोलता है, एटलीस्ट हमें ये तो बता दो कि हमें उम्मीद रखनी है या नहीं। इस क्वेश्चन को सुनने के बाद वैन किंग अपने प्लेस से टर्न होती है और जेन चेंग की तरफ देखती है। इसी के साथ वो बोलना स्टार्ट करती है और बोलती है, सिर्फ 24 आवर्स, अगर इन 24 घंटों में उसे होश आ जाता है तो सब कुछ नॉर्मल होगा। अगर नहीं आता है तो मैं नहीं जानती कि मैं उसे कैसे बचाऊंगी या मैं उसे बचा भी पाऊंगी या नहीं। ऐसा कहते हुए वैन किंग की आवाज़ अब भारी होने लगी थी और वहाँ पे खड़ा हर एक इंसान समझ सकता था कि वैन किंग का गला भर आया था। वो इन शब्दों को बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे बोलना पड़ रहा था। ऐसा कहते हुए वैन किंग वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो उनके सामने रोना तो नहीं चाहती थी। वहाँ पे खड़े 3 के 3 लोग एक अलग ही लेवल के टेंशन में थे। इस वक्त वहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग थे, जेन चेंग, मैडम यू और लान वांग जी। जो वहाँ पे नहीं था वो था निये वेसांग। वो इस वक्त रूफ टॉप में था। वो लगभग 3 घंटे से वहीं पे था। जब से विंग का ऑपरेशन चल रहा था वो तब से रूफ टॉप में था और उसके हाथ में था एक एनवलप। वो एनवलप उसे मिला था विंग के उस बैग से, जो कि उसने अपने लिए प्रिपेयर किया था, जो कि उसको लग रहा था कि उससे हॉस्पिटल में काम आ सकता है। उसने जब उस बैग को खोला तो उसने देखा कि उसमें एक एनवलप था और उस एनवलप के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था, दिस इज़ ओनली फॉर निये वेसांग। मतलब कि क्लियरली पता चल रहा था कि ये जो एनवलप है वो सिर्फ वेसांग को ही मिलना है और किसी और को नहीं मिलना है। ऐसा ही जब वेसांग ने उसके ऊपर के कंटेंट्स को पढ़ा था, उन वर्ड्स को पढ़ा था, तो वो उस एनवलप को लेके रूफ टॉप पे चले गया था और वहाँ पे जाके वो पिछले 3 घंटे से कोशिश कर रहा था उस एनवलप को खोलने की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि इसके अंदर जो है ना वो शायद कुछ ऐसा है जो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देगा। लेकिन फाइनली अब वेसांग ने हिम्मत जुटा ली थी कि उस एनवलप को वो खोले और धीरे धीरे अब उस एनवलप को खोलने लगता है। जैसे ही उस एनवलप को वो ओपन करता है तो उस एनवलप के अंदर उसे बहुत ज़्यादा पेपर्स मिल रहे थे। वो एक एक करके उनको बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उसके अंदर विंग की बनाई हुई कुछ बिल्स हैं, जो कि उसने अपने नाम की प्रॉपर्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड की थी। और उसने पहला पार्ट तो युआन के नाम पे किया था और दूसरा पार्ट उसके अनबॉर्न बेबी के नाम पे किया था। इसके अलावा उसके पास जो सेविंग्स थी वो भी उन दोनों पे डिवाइडेड थी, लेकिन उनके लिए उन्हें 18+ होना ज़रूरी था, यानी कि वो उस प्रॉपर्टी और उस मनी दोनों के ही राइटफुल ओनर तभी बनेंगे जब वो 18+ हो जाएंगे। एक इसी के साथ एक और पेपर्स थे जिसमें कि जंग्स इंटरप्राइज के थ्रू जो उसको शेयर्स दिए गए थे वो थे, मतलब उसके पेपर्स थे, और उसने क्लियरली उसमें भी मेंशन किया था कि वो उनको दोबारा से जंग्स को ही रिटर्न कर रहा है। इसके अलावा उसमें एक लेटर था जो कि वेसांग के लिए था। उस लेटर में विंग ने लिखा था, टू माई डियर वेसांग, आई नो जब तक तुम ये
लेटर पढ़ोगे तब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी, या फिर मैं हॉस्पिटल में हूँगा, या फिर हो सकता है कि मैं इस दुनिया में ही नहीं होऊंगा। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ अब क्या होगा। इस लेटर को इस वक्त तुम पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा एंग्री फील कर रहे होगे, लेकिन ट्रस्ट मी, उससे ज़्यादा रिग्रेट मैं फील कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि काश मैंने अपनी प्रॉब्लम्स तुमसे शेयर की होती। मैं जानता हूँ तुम ये सोच रहे होगे कि तुमने न जाने कितनी बार मुझसे पूछा था कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तुम हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते थे, मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील करा रही थी कि शायद तुम उसकी वजह से अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, तुम जी नहीं पा रहे हो। और यही रीज़न था कि मैंने तुमसे हर एक चीज़ छिपाई। लेकिन आज मेरा वो डिसीज़न एकदम गलत साबित हो रहा है। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मिलता जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। और यही रीज़न है कि मैं तुम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जाना चाहता हूँ, और वो जिम्मेदारी है मेरे बच्चों की। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ज़बरदस्ती मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लेकिन अगर तुम्हें सही लगे तो प्लीज़ युवान और मेरे इस बेबी दोनों का ख्याल रखना। मैं नहीं जानता कि मैं कल के दिन ज़िंदा रहूँगा या नहीं, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बच्चों का ध्यान रखना। उन्हें वैसे ही प्यार देना जैसे तुम अभी उन्हें देते हो। उन्हें वैसे ही सपोर्ट करना, वैसे ही उन्हें केयर करना जैसे कि तुम अपने विंग का करते थे। मैं नहीं जानता कल क्या होगा। अगर मैं लौट के आया तो शायद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार तुम्हारा ही रहूँगा, और अगर मैं नहीं लौटता हूँ तो मैं भगवान से अपने पूरे दिल से प्रार्थना करूँगा कि अगले जन्म में तुम मुझे फिर से मिलो और उस जन्म में मैं तुम्हारा हर एक एहसान चुका सकूँ। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे बच्चों का भी ऐसे ही ध्यान रखना। और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे इस बात के लिए कि जो तुमने दिया मुझे, मैं उसे कभी लौटा नहीं पाया, और शायद मैं उसके काबिल भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुम मुझे हमेशा वो देते रहे, और वो था तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं तुम्हें रिटर्न में वो कभी नहीं दे पाया। इसके अलावा मेरी एक और लास्ट विश है, प्लीज़ तुम उसे भी कंप्लीट करना। प्लीज़ मेरे बेबी का नाम ना विजयान रखना। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी रिक्वेस्ट को ज़रूर मानोगे, इसलिए मैं उसके लिए तुम्हें पहले ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच वेसांग, आज के लिए भी, कल के लिए भी, और फ्यूचर के लिए भी। मुझे पूरा यकीन है तुम वो ज़रूर करोगे जो मैंने तुमसे कहा है। उसके लिए भी मैं आज ही तुमसे थैंक यू बोल रहा हूँ। ये लेटर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब जो शुरू हुआ था ना, वो बहुत बुरा था, वो बहुत तकलीफ़ देने वाला था, क्योंकि आज वो इंसान रो रहा था जो पिछले 5 साल से खुद को कंट्रोल किए हुए था। वो था वेसांग। वेसांग की आंखों से अब बुरी तरीके से आंसू निकल रहे थे। वो इतना दुखी कभी नहीं हुआ, इवन तब भी वो इतना दुखी नहीं हुआ जब विंग ने उसे रिजेक्ट किया था। लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस सब का आंसर कैसे करेगा। क्या उसे विंग की बातों को मान लेना चाहिए, जबकि वो उससे गुस्सा है? वो क्यों ना उससे गुस्सा हो, आखिरकार उसने किया ही ऐसा है। क्या वो मुझे एक बार नहीं बता सकता था कि वो किस तकलीफ़ से गुजर रहा है? क्यों हर बार मुझे समझना पड़ता है कि वो किस तकलीफ़ में है? क्यों मुझे ही उसके लिए सबसे आगे आना पड़ता है? क्या वो एक बार भी ये नहीं कर सकता कि उसके मुसीबत के टाइम पे वो मुझे याद करे? क्या वो इतना ट्रस्ट मुझ पे नहीं कर सकता था कि वो एक बार मुझसे बोले कि वेसांग, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? मैं भी सुनना चाहता था इस शब्द को, इस वर्ड को मैं भी सुनना चाहता था, लेकिन शायद नहीं, मैं इस काबिल नहीं था। ऐसा कहते हुए वेसांग ने उस लेटर को अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद अपने नीज को पकड़ते हुए, उन्हें हक करते हुए वो बुरी तरीके से रोने लगा था। उसे नहीं पता चल रहा था कि उसके फ़ोन की रिंग बज रही है, वो कब से बजे जा रहा है, लेकिन फाइनली अब उसका अटेंशन उसके फ़ोन की तरफ जाता है, और उसे कॉल कर रही थी वैन किंग। उसने अपनी वही रुआसी आवाज़ में उसको आंसर किया और पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने उसका ऑपरेशन किया? क्या वो सक्सेस रहा? उसने और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए, लेकिन उसके गले से अब आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रेंथ उसकी ख़त्म हो चुकी थी, और अब एक वर्ड भी उसके मुंह से नहीं निकल रहा था। वैन किंग उससे बोलती है, हाँ मैंने ऑपरेशन कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान उसे कुछ नहीं हुआ है। अब हमें उसे 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्व करना होगा। मैं नहीं जानती कब क्या हो जाए। ऐसा सुनते ही वेसांग
उस फ़ोन को काट देता है और दोबारा से रोना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ आते हैं वहीं आईसीयू की तरफ। आईसीयू के सामने जैन चंग और मैडम यू अभी भी उस बेंच में बैठे हुए थे और लान वांग जी एक साइड पे वैसे ही खड़ा हुआ था जैसे कि वो जब से आया था तब से खड़ा था। जैन चंग मैडम यू को बोलता है, मॉम हम एक बच्चे को घर में छोड़ के आए हैं, मुझे लगता है आपको घर चले जाना चाहिए। अगर उसकी कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मैडम यू का मन नहीं था वहाँ से जाने का, क्योंकि आज वो पहली बार रियलाइज़ कर रही थी कि वो जो आईसीयू के अंदर पड़ा है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है और उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो मना कर रही थी जाने से, लेकिन जैन चिंग उसे बोलता है कि मॉम घर में कोई है जो आपका वेट कर रहा है और वो है जिनलिंग, उसे आपकी ज़रूरत है। हम कल रात से उसे छोड़ के आए हैं। वो सर्वेंट्स के भरोसे आखिर कब तक उसको छोड़ देंगे हम लोग। आपको वहाँ पे जाना चाहिए, मैं बताते रहूँगा आपको जो भी यहाँ पे होता रहेगा। ऐसा कहते हुए मैडम यू भी उसकी बात से एग्री करती है और वो भी निकल पड़ती है अपने घर की तरफ। अब वहाँ पे जैन चेंग और लान वांग जी ही थे। लान वांग जी तो इस वर्ल्ड में था ही नहीं, वो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। जैन चेंग की नज़र उस पर जाती हैं और वो उसे बस घूरे जा रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी फील कर रहा था कि जितनी गलती उसकी है उसकी कहीं ज़्यादा हमारी गलती है। तभी जैन चेंग देखता है कि दूर से कोई बहुत तेज़ी के साथ उसके सामने आ रहा है और वो था लैन सिचेन। जैन चैंग ने जैसे ही लैन सिचेन को देखा उसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट टाइप का फील हो रहा था, और दूसरी तरफ वांग जी ने भी जब लैन सिचेन को देखा तो उससे भी फील हो रहा था कि वो अब किसी के सामने अपनी बात रख सकता है क्योंकि वो उसका भाई है। लेकिन लैन सिचेन जैसे ही आता है वो डायरेक्टली बढ़ता है जैन चैंग की तरफ और जाके उसको एक टाइटली हक करते हुए बोलता है, सब ठीक होगा जैन चैंग, टेंशन मत लेना। ऐसा कहते हुए जैन चैंग की आंखों में से अब जो आंसू रुके हुए थे वो भी बहने लगे थे। आज हर एक वो इंसान रो रहा था जिसने कभी ज़िंदगी में रोना ही नहीं देखा था, क्योंकि न जाने क्यों कहीं ना कहीं विंग उनके दिल में था और वो इस तरीके से था जिस तरीके से कोई सोच भी नहीं सकता है। जियोजुन उसके बैग को रब करते हुए उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ देर के बाद जैन चैंग काम डाउन हो भी गया था। अब उसको केयरफुली बेंच में बैठाने के बाद जियोजुन टर्न होते हैं और देखते हैं अपने भाई को वहाँ पे, और वो उसके पास जाके बोलते हैं, तो कैसे हो तुम वांग जी। वांग जी कुछ कह पाता इससे आगे फिर से सिचेन स्टार्ट करता है, क्या तुम्हें शांति मिली है, कैसा लग रहा है तुम्हें आज। वांग जी नहीं जानता था कि उसको क्या आंसर करना है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके भाई को हर एक चीज़ पता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लैन सिचेन यहाँ पे कैसे है। लैन सिचेन एक्चुअल में जैन चैंग का बॉयफ्रेंड है। वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। उन दोनों की रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुई, क्या स्टार्ट हुई, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब वैन किंग का कॉल गया था जैन चैंग को, तब जैन चैंग जियोजुन से बात कर रहा था और बाई मिस्टेकली कॉल उसकी कॉन्फ्रेंस में चली गई। उसने किया नहीं था, वो बाई मिस्टेकली हुआ था, जिसकी वजह से उसने सारी की सारी बातें सुन ली थी जो भी वैन किंग ने जैन चैंग को बोला था। और जैन चैंग को उसने क्लियरली बोला था, यानी कि वैन किंग ने क्लियरली बोला था कि ये सब कुछ वांग जी की वजह से हुआ है। जैन चैंग उस वक्त कॉल कट कर चुका था क्योंकि उसने नहीं देखा था कि कॉल स्क्रीन पे क्या था, आई मीन फ़ोन की स्क्रीन पे कैसा मतलब नज़ारा था। उसने डायरेक्टली कॉल तो कट कर दिया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद जब जियोजुन ने दोबारा से कॉल किया तो तब उसे पता चला कि कॉल कॉन्फ्रेंस में जा चुका था और अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने भी सारी सच्चाई जितनी भी थी वो लैन सिचेन को बता दिया था। लैन सिचेन इस वक्त इस कंट्री में नहीं था, और जैसे ही उसने कॉन्फ्रेंस कॉल की बात सुनी थी वो तब से ही अपने लिए फ़्लाइट बुक कर रहा था, और उस कॉल के जस्ट थोड़ी देर के बाद ही उसकी फ़्लाइट थी चाइना के लिए, और वो अभी अभी यहाँ पे पहुँचा था और एयरपोर्ट से डायरेक्टली वो हॉस्पिटल ही आ रहा था। वांग जी को इस क्वेश्चन का कुछ आंसर समझ में नहीं आता, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके भाई को सब कुछ पता है या नहीं। उसका भाई फिर से बोलना स्टार्ट करता है, क्या लगा तुम्हें कि तुम्हारी ये हरकतें किसी को समझ में नहीं आएंगी, किसी को पता नहीं चलेंगी, कब तक छिपाते तुम ये सब कुछ वांग जी। वांग जी को अभी और समझ में नहीं आया कि उसने क्या बोला। उसने फिर से बोलना स्टार्ट किया, काश काश कि तुम चाइना वापस आने के बाद डायरेक्टली हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेते और जानते कि क्या हुआ था। तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हें यहाँ से क्यों भेजा गया था। तो सुनो, एक्चुअल में तुम्हें भेजने का रीज़न कभी भी विंग नहीं था, कोई और नहीं था, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं थे, वो थे फैंस, वो थे
वेंस ग्रुप के लीडर वैन रोहान। वो चाहते थे कि हम उनके प्रोजेक्ट्स करें जिनमें सिर्फ उन्हीं का प्रॉफिट था और हमारा कुछ भी प्रॉफिट नहीं था। हमने मना किया तो उन्होंने हमें तुम्हारे नाम से धमकियाँ देना स्टार्ट किया और इसीलिए तुम्हें आउट ऑफ कंट्री भेजा गया। क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि क्यों तुम्हें अमेरिका से सीक्रेटली लंदन भेजा गया? तुम्हें यहाँ से अमेरिका तो भेज दिया गया, लेकिन वहाँ से तुम्हें लंदन क्यों भेजा गया? क्या तुम्हें समझ में आया? नहीं। क्यों आएगा तुम्हें समझ में? क्योंकि तुमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि ये सब कुछ विंग की वजह से हुआ है। तुमने बाकी गहराइयों में जाने की तो कभी कोशिश ही नहीं की वांग जी। क्यों बन गए तुम ऐसे? तुम ऐसे तो नहीं थे। लैन सिचेन वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ता है और उसको टर्न करता है आईसीयू की तरफ। देखो देखो अंदर, तुम्हारी एक छोटी सी गलती, तुम्हारी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को जिंदगी और मौत के बीच में झुला रही है। देखो क्या फील करोगे तुम कल के दिन? क्या तुम्हें ये फील नहीं होगा कि तुम्हारी वजह से किसी ने अपनी जान दे दी? लैन सिचेन ये सारी बातें कुछ इस तरीके से बोल रहा था जैसे कि वांग जी के सामने उसका भाई नहीं, कोई स्ट्रेंजर खड़ा हो और वो स्ट्रेंजर फुल तरीके से विंग को सपोर्ट करता हो। ये सब कुछ देख के वांग जी को बुरा तो नहीं लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने गिल्ट के जो दलदल था ना उसका, वो और भी ज़्यादा नीचे जा रहा था। उसको हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अब एक और शब्द वो बोल पाए। इसी के साथ लैन सिचेन उसका हाथ छोड़ देता है और बोलता है, अब क्या करने की सोची है तुमने वांग जी? क्या तुम उस बच्चे को अपनाने वाले हो या उसको भी ऐसे ही छोड़ देने वाले हो? वांग जी कुछ आंसर कर पाता इससे पहले ही पीछे से आवाज़ आती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहे तो भी उस बच्चे को जन्म देने वाला इंसान नहीं चाहता कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और ये आवाज़ थी वेसांग की और वो उस लेटर को सिचेन के आगे करते हुए बोलता है, और ये रहा उसका प्रूफ। विंग सिर्फ यही चाहता है कि उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ और इसके अलावा कोई और उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। ऐसा कहते हुए वो उस लेटर को तो उसको पकड़ा देता है, लेकिन वो आईसीयू में चले जाता है। और आईसीयू में जाने के बाद कुछ देर तक वो विंग को देखता है और अपने मन ही मन में क्वेश्चन करता है, क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में विंग? बताओ ना, प्लीज़ एक बार तो बता दो, एक बार बता दो कि तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा कहते हुए वेसांग की आंखों से फिर से आंसू आने लगे थे। वो विंग के बगल में बैठता है, उसके हाथों को सहलाने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो उसके फॉरहेड में किस करके उस आईसीयू से बाहर आ जाता है। लैन सिचेन अभी भी उस लेटर को पढ़ रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब से इमोशंस थे, जैसे कि उनसे कुछ ऐसी चीज़ छीनी जा रही हो जो कि उनकी हो। लैन सिचेन जैसे ही नोटिस करते हैं कि वेसांग आईसीयू से बाहर आ चुका है, वो उससे बोलते हैं, नहीं, तुम उस बच्ची को नहीं देख सकते, वो लेंस का खून है और उसे हम ही देखेंगे। वेसांग बोलता है, वो खून किसी का भी हो, लेकिन वो मेरे प्यार की निशानी है और उसके द्वारा दी गई मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिसे मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा। तो अपनी ये एडवाइस अपने पास रखें और इसके बाद आप में से कोई भी उसके आसपास नहीं आएगा। आज के दिन के बाद आप में से कोई भी उसके आसपास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा और ना ही उस बच्चे के आसपास आने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा कहते हुए वेसांग ने सिचेन के हाथ से वो लेटर छीन लिया और उसको वापस से उसी एनवलप में डाल दिया जहाँ की बाकी पेपर्स थे, और उसमें से उस पेपर को निकाला जो कि विंग के नाम के जो शेयर्स थे उसका पेपर था, और वो उस पेपर को निकाल के जैन चेंग के सामने जाता है और वो उस पेपर को उसके हाथ में देते हुए बोलता है, तुम लोगों ने जो खैरात उसे दी थी उसने आज उसे वापस किया है। वो शायद इससे ज़्यादा इस बोझ को और नहीं ढोना चाहता, इसलिए उसने इसको वापस कर दिया। तो अपने शेयर्स अपने पास रखो और अपना फेक वरीडनेस भी। कहते हुए वेसांग वहाँ से चुपचाप चले गया। उसने एक नज़र भर के और किसी को नहीं देखा और वहाँ से चले गया। वो जाके डायरेक्टली वैन किंग के केबिन में पहुँचा। वहाँ पे जाके वो पूछता है, बच्चा कैसा है? वैन किंग बोलती है, उसकी हालत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, उसको भी आइसोलेशन में रखा गया है। ऐसा कहते हुए वो अब उठती है और डायरेक्टली बाहर जाने लगती है। वेसांग पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? वैन किंग रिप्लाई करती है, अगले आधे घंटे में मेरा एक और ऑपरेशन है। वेसांग बोलता है, और तुम्हें लगता है कि तुम इस मेंटल स्टेट्स के साथ उसका ऑपरेशन कर पाओगी? वो समझ नहीं पाती कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वेसांग उसके सामने जाके बोलता है, अपने स्ट्रेस को थोड़ा दूर करो वैन किंग पहले, और उसके बाद किसी का ऑपरेशन करो, क्योंकि अगर तुम मेंटल स्ट्रेस के साथ वहाँ पे जाओगी ना तो शायद तुम किसी को जीते जी मौत के मुंह में डाल दोगी। ऐसा कहते हुए वो
वैन किंग को पकड़ता है, उसके हाथ से उसके चेयर पे बैठाता है और अब उसकी फॉरहेड पे हल्की हल्की सी मसाज देने लगता है, जिससे थोड़ी देर में ही वैन किंग थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगी थी। वो लगभग 4 दिन से इस स्ट्रेस में थी कि विंग के साथ क्या होगा, और उसकी वजह से उसको बुरी तरीके से हेडेक हो रहा था, लेकिन वो अपने आप को इग्नोर किए जा रही थी इस चिंता में कि वो विंग को कैसे ट्रीट करेगी। लेकिन अभी वो थोड़ा बहुत रिलीफ फील करने लगी थी। लगभग 10 मिनट ऐसे ही मसाज करने के बाद वेसांग मसाज को रोकते हुए बोलता है, उम्मीद करता हूँ अब तुम ठीक फील कर रही होगी। वैन किंग भी अपने सर को हाँ में हिलाती है और बोलती है, थैंक यू। वेसांग बोलता है, तुमने जो किया है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, एटलीस्ट वो अभी तक तो जिंदा है। वैन किंग बोलती है, मुझे लगता है वो आगे भी जिंदा रहेगा, टेंशन मत लो ज़्यादा। ऐसा कहते हुए वैन किंग जाने लगती है अपने केबिन से बाहर। दूसरी तरफ वेसांग अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था। अब वो सोचता है कि उसे भी विंग के पास होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर वो उसको मेंटली सपोर्ट करेगा तो शायद उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएगा। लेकिन वो केबिन से बाहर जाता इससे पहले ही रूम में युवान एंटर कर चुका था और वो डायरेक्टली जाके वेसांग को टाइटली हक करते हुए बोलता है, क्या डैड ठीक है अंकल? वेसांग बोलता है, वो बिल्कुल ठीक है और वो हमेशा ठीक रहेंगे। ऐसा कहते हुए उसके फॉरहेड पे किस करता है तो वो देखता है कि उसका फॉरहेड थोड़ा सा गर्म था। वो उसके चिन के नीचे हाथ रखता है और उसके फिर से फॉरहेड पे हाथ रखता है। उससे बोलता है, युवान क्या तुम्हें फीवर है? युवान बोलता है, नहीं मुझे फीवर नहीं है। वेसांग बोलता है, लेकिन तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा है कि तुम्हें फीवर नहीं है। तभी पीछे से वेनिंग आके बोलता है, एक्चुअल में इसने कल रात से कुछ खाया नहीं है, मैं इससे कब से बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो खा ले, लेकिन ये नहीं खा रहा है, प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना, ये शायद आपके हाथ से खाना खा ले। वेसांग अपनी एंग्री आइज उसे दिखाते हुए बोलता है, युवान बहुत गलत बात है ना, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? युवान बोलता है, अंकल मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मैं नहीं खा पाऊँगा। वेसांग उससे बोलता है, अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम भी वीक पड़ जाओगे। क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे डैड कैसे वीक पड़े हुए हैं? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा भी ऑपरेशन हो, ये बड़ी बड़ी सिरिंज तुम्हारे हाथ पर लगे, इतनी बड़ी बड़ी इंजेक्शंस लगेंगे और न जाने कितने कितने तरीक़ों से। उसने उसे डराना स्टार्ट कर दिया था। इस सब से डर के युवान भी अब चुपचाप खाना खाना स्टार्ट कर देता है और वेसांग उसको खिला रहा था। वेनिंग उससे बोलता है कि मैं आपके लिए भी खाना लेके आया हूँ और मैं अपनी सिस्टर के लिए भी खाना लेके आया हूँ, लेकिन वो शायद अभी ऑपरेशन में होंगी, तो अभी आप खा लीजिए, वो बाद में खा लेंगी। वेसांग बोलता है, मैं थोड़ी देर में खा लूँगा या फिर मैं वैन किंग के साथ ही खा लूँगा। ऐसा कहते हुए वो वैनिंग से बोलता है कि तुम फिर से युवान को घर लेके जाओ, लेकिन युवान जिद करने लगता है कि वो यहीं पे रहेगा और उससे डैड से भी मिलना है। वेसांग समझ रहा था कि युवान कल से अपने डैड से दूर है, तो वो अब और ज़्यादा दूर नहीं रह पाएगा, इसलिए वो सोचता है कि वो बाहर बाहर ही उसको दिखा के ले आएगा और उससे वापस से वैनिंग के साथ घर भेज देगा। इस सारे सीन को कोई था जो बहुत दूर से देख रहा था और वो था लानवांग जी। लानवांग जी केबिन के बाहर से उन्हें देख रहा था और उन दोनों को देखने के बाद वो आसानी से महसूस कर पा रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं, कितने अच्छे से वेसांग ने युवान को हैंडल किया और उसको खाना भी खिला दिया और कितने अच्छे से वो उसको हर एक चीज़ के लिए मनाया जा रहा है और कितने अच्छे से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। इसी के साथ उसे और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि इस वक्त जिसको विंग और युवान के सबसे ज़्यादा करीब होना चाहिए था वो मैं था, लेकिन मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ही नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वेसांग से जेलस फील करे या खुद से ही नफरत करे, लेकिन जो भी हो कम से कम वो खुश था कि इस वक्त युवान के पास कोई ना कोई तो है जो उसको संभाल रहा है। समय निकल चुका था, सिचैन घर जा चुका था। अब वहाँ पे थे सिर्फ लानवांग जी और जैन चेंग और वेसांग। वैनिंग के साथ युवान को भी घर भेज दिया गया। वैन किंग भी अपने हॉस्पिटल के कामों में बिजी हो गई थी, क्योंकि आखिरकार वो उस हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट डॉक्टर है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। विंग अभी भी वैसे के वैसा ही पड़ा हुआ था। लगभग 16 घंटे निकल चुके थे, लेकिन विंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। वो जैसा था 16 घंटे पहले, वो अभी भी वैसा के वैसा ही था। बेबी को आइसोलेशन से बाहर कर दिया गया और उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अभी के लिए वो बिल्कुल ठीक थी। वांग जी बाहर से उसको देख रहा था
वो चाहता था कि वो उसके पास जाए, उसको अपनी गोद में ले और उसके साथ खेले, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसके पास कोई अधिकार है ऐसा करने का। वांग जी वहाँ से टर्न होता है और वापस से आईसीयू के सामने आ जाता है। वो गौर से देख रहा था विंग को। वो देख रहा था विंग के हाथ को जिसमें सिरिंज लगी हुई थी और उसके थ्रू उसको ब्लड प्रोवाइड किया जा रहा था। वो देख रहा था उसके ऑक्सीजन मास्क को जो विंग को सांस लेने में मदद कर रही थी। वो देख रहा था उसके चेस्ट पर लगे हुए वो वायर्स जो कि उस मॉनिटर से कनेक्ट थे, जो कि उसके वाइटल्स उसने बता रहे थे, जो कि उसकी हार्ट रेट बता रहे थे, उसके पल्स रेट बता रहे थे, उसके बीपी कितना फ्लक्चुएट हो रहा है ये बता रहे थे। और वो हर वक्त इस डर में था कि कहीं वो हार्ट रेट बताने वाली जो लाइन थी ना, वो कहीं स्ट्रेट ना हो जाए। वांग जी से अब कंट्रोल नहीं होता। वो धीरे धीरे कदमों से आईसीयू के अंदर घुसता है, अपने हाथों को सैनिटाइज करता है और जाके बैठ जाता है विंग के सामने और उससे बोलने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ ना, तुम्हें जो सज़ा देनी है, जितनी सज़ा देनी है मुझे दे देना, तुम लाइफ टाइम मुझे सज़ा देना, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगा, तुम चाहोगे मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊँ मैं चले जाऊँगा, तुम चाहोगे कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा नौकर बन के रहूँ मैं रहूँगा, प्लीज़ उठ जाओ ना। वो उसके हाथ को पकड़ता है और वो अब अपने इमोशंस को बाहर निकालने लगा था। वो उसके हाथ को पकड़ के बुरी तरीके से रोने लगा था। वो चाहता था कि विंग किसी भी हालत में उठ जाए। वो चाहता था कि अगर उसे खुद की जान देनी पड़ी विंग को उठाने के लिए तो वो जान दे देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका क्या फ़ायदा होगा। क्या सच में विंग उठेगा या उसकी ये रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट करेगा। लगभग 1.5 घंटा हो चुका था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़े हुए वैसे ही वहाँ पे सो जाता है, लेकिन तभी वो फील करता है कि उसके हाथ में कुछ मूवमेंट हुई थी और वो झट से अपनी आंखों को खोलता है। वो देखता है कि विंग के हाथों में कुछ मूवमेंट हो रही है। वो उस हाथ को स्लोली नीचे रखता है क्योंकि उसको लगता है शायद वो हाथ उसकी हाथों की वजह से हिल रहा है, क्योंकि वो खुद भी ट्रम्बल कर रहा था। और जैसे ही वो उस हाथ को बेड में रखता है तो उसकी फिंगर्स फिर से मूव करती हैं। ये सब कुछ देखने के बाद लान वांग जी की जो खुशी थी ना, वो सातवें आसमान पे थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया हो जिंदगी जीने का। ऐसा लग रहा था उसे जैसे वो खुद मरने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसको उसकी आत्मा लौटा के भगवान ने उसे बोला हो कि ठीक है तुम और जी सकते हो। विंग अपने हाथों को कंटिन्यूअसली मूव किए जा रहा था, आई मीन ओनली फिंगर्स को। ये देखते देखते वांग जी की आंखों में से फिर से आंसू आने लगे थे। वो अब थोड़ी बाहर जाके एक वार्ड बॉयज़ को इन्फॉर्म करता है कि जल्दी से जाके डॉक्टर को यहाँ लेके आए, और वार्ड बॉयज़ वैसा ही करता है। वो जाके वैन को इन्फॉर्म करता है कि शायद विंग को होश आ रहा है। इस वक्त वे सांग और वैन किंग दोनों एक साथ थे। वो जैसे ही वार्ड बॉय की बात सुनते हैं वो दोनों ही एकदम शॉक्ड हो चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा ना। वो दोनों ही उठते हैं और पूरी रफ्तार के साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं आईसीयू रूम की तरफ, और वो देखते हैं कि विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, और जो उसका हार्ट रेट अभी तक थोड़ा कम था ना, वो भी थोड़ी थोड़ी अब बढ़ने लगा था, यानी कि वो नॉर्मल में आने लगा था, और उसके जो वाइटल्स थे वो भी अब स्टेबल थे। आईसीयू के अंदर एकदम भीड़ लग चुकी थी। जैन चैंग, वे सांग, लान वांग जी, वैन किंग और कुछ एक आध नर्स और उसी के साथ वार्ड बॉयज़ सब वहाँ पे थे। ऐसा लग रहा था कि वो आईसीयू ना होके एक नॉर्मल वार्ड हो चुका हो, जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है आसानी से। वहाँ पे खड़ा हर एक इंसान बहुत ज़्यादा खुश था। इवन वो इंसान भी खुश थे जो विंग को नहीं जानते थे, यानी कि वो नर्स और वार्ड बॉयज़ वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि वो इस बात की वजह से खुश हैं। वो बस इतना जानते थे कि कल से उनकी जो डॉक्टर हैं, यानी कि उनकी जो फेवरेट डॉक्टर हैं वैन किंग, वो कुछ सैड है। वो बिल्कुल भी उन्हें इस तरीके से नहीं देखना चाहते थे, और इस वक्त उनकी फेस की हंसी देख के वो भी खुश थे। वहाँ पे एक अलग ही तरीके का माहौल पैदा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने हर किसी को उनकी ज़िंदगी वापस कर दी हो, जो कि अभी अभी वो छीनने वाले थे। वैन किंग अब विंग के पास जाके उसको एग्जामिन करना स्टार्ट करती है, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र पड़ती है उस रूम पे, और वो देखती है कि आईसीयू में इतने ज़्यादा लोग कर क्या रहे हैं। वो तभी वापस से मुड़ती है और बोलती है, क्या इधर कोई पार्टी चल रही है क्या? सब के सब बाहर जाओ। वो एक ऑर्डर देने वाले टोन में बोलती है, और वो सब के सब
इस वक्त चुपचाप बाहर जा भी चुके थे, क्योंकि वो सिर्फ इतना चाहते थे कि विंग एकदम ठीक रहे। इसलिए वैन किंग को उसे एग्जामिन तो करना होगा, इसलिए वो सभी लोग चुपचाप बाहर जा चुके थे। सिर्फ एक नर्स वहाँ पे थी जो कि वैन किंग की अब हेल्प करने वाली थी। लगभग 1 घंटे के बाद उसका पूरा एग्जामिन कंप्लीट होने के बाद वो श्योर हो चुकी थी कि विंग अपने डेंजर जोन से बाहर है। इसी के साथ वो बाहर आके सभी को इन्फॉर्म करती है कि विंग एकदम ठीक है, और वो लोग सभी गॉड को थैंक यू बोलने लगते हैं कि उन्होंने विंग को एक और मौका दिया जीने का। इवन दो वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने विंग को दोबारा मौका नहीं दिया है, उन्होंने उन्हें दोबारा मौका दिया है। एक एक करके वो आईसीयू के अंदर जाने लगते हैं और विंग से मिलने लगते हैं। हर किसी की बारी आ चुकी थी, अब बारी थी लान वांग जी की। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी विंग के सामने जाने की। वो नहीं सोच पा रहा था कि वो उससे क्या बोलेगा, लेकिन फिर भी वो गया और वहाँ जाके वो डायरेक्टली अपने नीज पे बैठा। और जैसे ही विंग उसको देखता है, उसे समझ नहीं आता है कि वांग जी ये क्या कर रहा है। अब वांग जी बोलना स्टार्ट करता है, मैं जानता हूँ जो मैंने किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। इसके लिए तुम जो सज़ा दोगे मैं उस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम अगर इस वक्त मुझे मेरी जान देने के लिए भी कहोगे ना, मैं दे दूँगा। प्लीज़ प्लीज़ बोलो कि मुझे क्या करना होगा। तुम्हारी सिर्फ एक माफ़ी के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे बता दो ना विंग। उसकी नज़रें एकदम नीचे थी। वो अपनी नीज पे बैठा हुआ था और उसके हाथ उसके थाइस पे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी अपने महाराज के सामने बैठा हो और उससे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि उसे माफ़ कर दिया जाए, चाहे उसके लिए उसे कोई भी सज़ा क्यों ना भुगतनी पड़े। विंग अपनी सॉफ्ट और वीक वॉइस में बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो लांजान। वांग जी रिप्लाई करते हुए बोलता है, वही जो मुझे कम से कम 7 महीने पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन शायद आज मुझे समझ में आया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मेरी वजह से तुम मौत के मुंह में जाने वाले थे विंग। मेरी वजह से मेरा बच्चा, वो इससे आगे कुछ कह पाता। विंग बोलता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है लान वांग जी, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इस शब्द को सुनते ही वांग जी एकदम शॉक्ड हो चुका था। वो बोलता है, क्या इतनी आसानी से? विंग बोलता है, क्यों तुम माफ़ी नहीं चाहते? वांग जी बोलता है, बिल्कुल मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ विंग कि मैं अब और कोई गलती नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। प्लीज़ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। विंग फिर से बोलना स्टार्ट करता है, और मेरे पास ऑप्शन भी क्या था लांजान, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता तो इसके अलावा मेरे पास और कौन सा ऑप्शन है, बताओ ज़रा। वांग जी को समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला है, लेकिन वो उसको फुल इग्नोर करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या ऑप्शन था क्या नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं विंग। तुम मुझे सज़ा दे सकते हो, तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे माफ़ किया। विंग फिर से बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जो विंग बोलता है ना, वो वांग जी को रियलाइजेशन दिलाता है कि वो एक्चुअल में क्या बोलने वाला है। विंग बोलता है, तुमने मेरे सामने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है लान वांग जी। अगर आज मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा तो क्या पता 4 साल बाद तुम मेरी लाइफ में फिर से आओगे और फिर से मुझसे बदला लोगे कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। आखिर ऐसे ही तो सिली टाइप्स रीज़न होते हैं ना तुम्हारे पास बदला लेने के। तो चलिए गाइज, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि विंग फाइनली आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन अब वो वांग जी के साथ क्या करने वाला है ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट से। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।